कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक एहसास दिल में जगाना पड़ता है। एक एहसास दिल में जगाना पड़ता है। पूछा जो चिड़िया से कि कैसे बना घोंसला, पूछा जो चिड़िया से कैसे बना घोंसला, तो कहती है कि बार बार भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार भरनी पड़ती है उड़ान, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता, कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, घाट घाट का पानी पीना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन मेहरा और स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल पवन सर एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के अभिलेखों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड के अभिलेखों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम इसके प्रमुख लेखों में कालसी शिलालेख के बारे में। कालसी शिलालेख के बारे में, जो कि देहरादून के कालसी में स्थित है। देहरादून के कालसी में स्थित है। तो अगर दोस्तों कालसी शिलालेख के बारे में बात करें तो दोस्तों 257 ईसा पूर्व में 257 ईसा पूर्व में अशोक ने यहाँ पे स्थापित कराया था, जो कि कालसी में है। और बात करें दोस्तों इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी 1860 में मिस्टर फोरेट ने। 1860 में मिस्टर फोरेट ने। अगर इसकी लिपि की बात करूं तो दोस्तों इसकी लिपि है ब्राह्मी लिपि। और दोस्तों हमारे भारत में जितने भी अशोककालीन शिलालेख हैं वो सब ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अगर दोस्तों इसकी भाषा की बात करो तो इसकी भाषा की बात करें तो इसकी भाषा है दोस्तों पाली। तो ये पाली भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों इसमें यहाँ के निवासियों के लिए, जो यहाँ के निवासी हैं, तो उनके लिए पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अशोककालीन जो शिलालेख है कालसी, इसमें वहाँ के निवासियों को क्या कहा गया है, तो कहा गया पुलिंद। और जो इस क्षेत्र को कहा गया है, पूरे इस क्षेत्र को कहा गया दोस्तों अपरांत। इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। और दोस्तों इसमें कहा गया है कि अशोक ने यहाँ के निवासियों और पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था कर दी है। चिकित्सा व्यवस्था कर दी है। और साथ ही दोस्तों इसमें यहाँ के लोगों को हिंसा त्यागने के लिए कहा गया है और साथ ही अहिंसा को अपनाने के लिए कहा गया है। हिंसा त्यागने के लिए कहा गया और साथ ही दोस्तों अहिंसा अपनाने के लिए कहा गया है। तो अगर ये दोस्तों बात करें तो ये यमुना और टॉन्स, यमुना और टॉन्स, अगर बात करें यमुना और टॉन्स के बारे में तो दोस्तों ये हमारी क्या आ रही है, ये बॉर्डर बनाते आ रही है हमारी टॉन्स नदी। हिमाचल बॉर्डर बनाते आ रही है, ये टॉन्स नदी आ रही है। और यहाँ से उत्तरकाशी से होते हुए ये क्या आ रही है, हमारी यमुना नदी आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे कालसी में ये दोनों नदियाँ आगे मिल जाती है। तो इन्हीं के संगम पे ये कालसी शिलालेख स्थित है। तो अगर बात करें तो यमुना और टॉन्स, तो यमुना और टॉन्स के संगम पे ये स्थित है। अगर बात करें दोस्तों कालसी का जो पुराना नाम है, कालसी का पुराना नाम है कलकूट, कलकूट और सुधनगर। तो कलकूट और सुधनगर कालसी को ही कहा जाता है। अगर बात करते हैं दोस्तों इस कलकूट की तो ये कभी कुनिंदों की राजधानी थी, यानी कि कालसी कुनिंदों की राजधानी थी। और इस शिलालेख से दोस्तों ये हमें पता चलता है, यानी कि जो कुनिंद थे वो कभी मौर्यों के अधीन रहे होंगे, मौर्यों के अधीन रहे होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी प्रमुख शब्दावली। तो इसमें क्या क्या लिखे गए हैं, जो शब्द लिखे गए उनका क्या अर्थ है। तो इसमें कहा गया है, एक शब्द है दोस्तों महतम। तो महतम कहा गया है दोस्तों ग्राम प्रधान को, महतम ग्राम प्रधान को कहा गया है। अगर पल्लिका की बात करें तो पल्लिका कहा गया है छोटे ग्राम, जो छोटे छोटे गाँव हैं उनको कहा गया है। अगर भृत्य की बात करें तो भृत्य कहा गया है दोस्तों सेवक को, भृत्य कहा है सेवक को। अगर प्रतिहार की बात करें दोस्तों, प्रतिहार, तो प्रतिहार कहा है द्वार रक्षक को, द्वार रक्षक को। कोटपाल की बात करें दोस्तों, कोटपाल, तो कोटपाल कहा गया गढ़ रक्षक, गढ़ का रक्षक करने वाला, गढ़ की रक्षा करने वाला। बलाध्यक्ष की बात करें दोस्तों, बलाध्यक्ष कहा गया सेना नायक, सेना नायक, सेना का जो नायक है उसे कहा गया। अगर तालुका की बात करें दोस्तों तो तालुका कहा गया है यहाँ पे तहसील को, तालुका कहा गया है तहसील को। और कुलचारिक, कुलचारिक, तो कुलचारिक कहा गया है तहसीलदार, तहसीलदार को कहा गया कुलचारिक। अगर अक्ष पटालिक की बात करूं, अक्ष पटलिक की बात करूं तो अक्ष पटलिक कहा है लेखा परीक्षक, तो लेखा परीक्षक को। अब बात करते हैं दोस्तों राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख, राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं राजकुमारी ईश्वरा कौन थी। तो राजकुमारी ईश्वरा दोस्तों भास्कर वर्मन की, राजा भास्कर वर्मन की पुत्री थी। और जो जालंधर के राजकुमार थे चंद्रगुप्त, उनकी पत्नी थी। जालंधर के राजकुमार
चंद्रगुप्त की पत्नी थी। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख है ये कहाँ से मिला है। तो दोस्तों ये देहरादून के लाखा मंडल में, जो कि कहाँ पड़ता है, जौनसार बावर में, जो कि जनजाति क्षेत्र जौनसार बावर में पड़ता है। तो लाखा मंडल में दोस्तों राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख मिला है। तो दोस्तों इस अभिलेख से जो हमें पुष्टि होती है, इस अभिलेख से हमें यह पता चलता है जो यमुना घाटी के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ कभी यादवों का निवास रहा होगा। तो अगर पूछते हैं आपको कि यादवों के निवास की पुष्टि किस अभिलेख से मिलती है, तो मिलती है राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख से। अब बात करते हैं दोस्तों गोपेश्वर, जो कि क्या है, चमोली में है। अगर बात करते हैं बड़ाहाट, तो बड़ाहाट जो कि उत्तरकाशी का पुराना नाम भी है। तो दोस्तों यहाँ से क्या मिलते हैं, हमें त्रिशूल लेख मिलते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलते हैं, त्रिशूल लेख मिलते हैं। और जो दोस्तों बड़ाहाट की त्रिशूल लेख है, बड़ाहाट का त्रिशूल लेख है, वो शंख लिपि में लिखा गया है। मोरध्वज की बात करते हैं, तो मोरध्वज दोस्तों जो कि कहाँ पे है, कोटद्वार में पड़ता है। और कोटद्वार कहाँ पड़ता है, पौड़ी गढ़वाल में। तो दोस्तों यहाँ से तीसरी सदी के मुद्रालेख मिलते हैं। तो यहाँ से मिलते हैं तीसरी सदी के मुद्रालेख। अब दोस्तों अल्मोड़ा सिक्के की बात करते हैं। तो अल्मोड़ा सिक्कों से हमें ये जानकारी मिलती है कि ये किसके सिक्के थे, कुलीन शासकों के सिक्के थे। तो अगर पूछता जाता है अल्मोड़ा सिक्के किन राजाओं के थे, तो थे कुलीन राजाओं के। मुनि की रेती की बात करते हैं दोस्तों, मुनि की रेती और सुमाड़ी। तो मुनि की रेती था सुमाड़ी की बात करते हो तो यहाँ से मिला है हमें कुषाणकालीन मुद्राएं। तो यहाँ से मिली है दोस्तों कुषाणकालीन मुद्राएं। बात करते हैं दोस्तों रुद्र शिव मंदिर। तो रुद्र शिव मंदिर जो कि कहाँ है, गोपेश्वर में है, तो यहाँ से मिला है हमें 6वीं शताब्दी या 6वीं सदी के नागपति नाथ और 12वीं सदी के अशोक चल के त्रिशूल लेख मिले हैं। यहाँ से 12वीं सदी के अशोक चल के त्रिशूल लेख मिले हैं। अगर दोस्तों पांडुकेश्वर तथा बैजनाथ की बात करूँ तो पांडुकेश्वर जो कि कहाँ है, चमोली में, बैजनाथ जो कि कहाँ है, बागेश्वर में पड़ता है। तो यहाँ से जो कार्तिकेयपुर राजा होंगे आगे, तो उनके क्या मिलते हैं, ताम्रपत्र लेख मिलते हैं। तो यहाँ से मिलते हैं उनके कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र लेख मिलते हैं। अगर दोस्तों नैनीताल और बाड़वाला की बात करता हूँ, नैनीताल और बाड़वाला, तो यहाँ से मिलते हैं ईंट पर लिखे हुए उत्कीर्ण लेख मिलते हैं। ईंट पर उत्कीर्ण लेखों के बारे में यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। तो अगर पूछा जाता है ईंट पर लिखे उत्कीर्ण लेख कहाँ से मिलते हैं, तो मिलते हैं नैनीताल और बाड़वाला से। तो दोस्तों एक और बाड़वाला यज्ञ वेदिका, तो बाड़वाला में एक यज्ञ वेदिका है, बाड़वाला जो कि कहाँ पड़ता है, देहरादून में पड़ता है। तो दोस्तों इसी बाड़वाला में ये अगर मेन जगह की बात करूँ तो ये पड़ता है जगतग्राम। मेन जगह कहाँ पड़ता है, जगतग्राम। और अभी हाल ही में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो राजा सीलवर्मन थे ये उन किस स्थान से संबंधित थे, तो उसमें ऑप्शन था जगतग्राम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जगतग्राम। तो बाड़वाला यज्ञ वेदिका है जो ये राजा सीलवर्मन से संबंधित है। और जो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था इनसे रिलेटेड जगतग्राम के बारे में। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लें। और इसी के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको हमारे डेली अपडेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दोस्तों आपको उत्तराखंड की डेली क्लास मेरी रात को 9 बजे मिलेगी। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।